कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। जश्न हर्ष को धकेलते हुए दीवार तक ले गया और बोला, तेरी इतनी हिम्मत कि तेरे दिमाग में मेरे अति को मारने का ख्याल तक आया। क्या सोचा था तूने, मेरे अति को जिंदा जलाकर मारेगा? कहते कहते ही उसने उसका मुंह अपने हाथों में पकड़ा और उसका सिर दीवार पर धड़ाधड़ मारता रहा। वो दर्द से चिल्ला भी नहीं पाया क्योंकि उसके होठों को जश्न के पंजे ने पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था। लेकिन लगातार दीवार पर से बजने की वजह से उसके सिर से खून बहने लगा था। नियति और रागिनी दोनों अपनी जगह पर जमकर खड़ी रह गईं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था आखिर जश्न एकदम से यहाँ कैसे आया और अब आगे क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ जश्न अभी भी हर्ष को मार रहा था। नियति उसके सिर से बहता खून देखकर जल्दी से आगे आई और जश्न को धकेलने लगी, लेकिन जश्न को हिलाना किसी बड़े पत्थर को हिलाने के बराबर था। अगर नियति अकेले तो क्या, अगर उसके साथ 10 लोग और भी आ जाएं तो भी शायद इस वक्त जश्न को अपनी जगह से नहीं हिला पाते। रागिनी भी जल्दी से उनकी तरफ बढ़ी और जश्न को पीछे की तरफ खींचने लगी, तो जश्न ने हर्ष को छोड़ा, जिससे वो एकदम से बेजान होकर नीचे ज़मीन पर लेट गया क्योंकि उसके सिर का पिछला हिस्सा लगभग खत्म हो चुका था। अब जश्न रागिनी की तरफ बढ़ा और सीधे उसे उसके गर्दन से पकड़कर दीवार तक ले गया और बोला, बहुत मौके दिए मैंने तुम्हें संभलने के लिए, पर तुम वो औरत हो जो पैदा ही गिरने के लिए होती हो। क्या लगता है तुम्हें मैं नहीं जानता कि तुम मेरे पीठ पीछे मेरे खिलाफ क्या साजिशें रच रही थी? जैसे कि जश्न ने ये कहा, रागिनी की आंखें बड़ी हो गई, तो जश्न ने उसे ऐसे देखते हुए एक झटके से उसे छोड़ा जिससे वो सीधा जमीन पर जाकर गिरी। और तुम माय डियर वाइफ। जैसे ही उसने ये कहा, नियति की सांसें हलक में अटक गई और वो थर थर कांपने लगी और पीछे की तरफ कदम बढ़ाने लगी। लेकिन जश्न भी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा था। क्या हुआ मेरी प्यारी बीबी, मुझसे डर रही है? यही तो चाहती थी ना तुम कि मैं तुम्हारे करीब आऊं, तुम मुझे अपना दीवाना बनाओ और तुम्हारी दीवानगी में मैं एकदम से पागल हो जाऊं। यही चाहती थी ना तुम? देखो हो गया मैं पागल तुम्हारी दीवानगी में। एक तरफ मैंने तुम्हारा पति खून से लहूलुहान कर दिया और दूसरी तरफ तुम्हारी प्यारी सासू माँ को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। मेरे करीब मत आना, मैंने कुछ नहीं किया। नियति कांपते हुए बोल रही थी कि अब एकदम से वो दीवार से लगी क्योंकि पीछे पूरी जगह खत्म हो चुकी थी। जश्न मुस्कुराया और बिल्कुल उसके करीब हो गया। क्या हुआ, डर लग रहा है तुम्हें मुझसे? पर क्यों, तुम्हें तो मैंने कुछ कहा ही नहीं, तुम्हें तो मैंने कुछ। चटाक एक जोरदार थप्पड़ नियति को भी लगा, जो काफी था उसे नीचे जमीन पर गिराने के लिए। रागिनी जो जश्न के पीछे ही खड़ी थी, उसके हाथों में एक सरिया था जो वो जश्न को मारने जा रही थी कि अचानक ही जश्न घूमा, जिससे वो सरिया दीवार पर जा लगा और जश्न ने उसी पल अपने एक पैर से अड़ंगा लगाकर रागिनी को फिर से नीचे गिरा दिया और व्यंग से बोला, क्या करती हैं माँ आप भी? अपने ही बच्चे को कोई इस तरह से मारता है क्या? रागिनी गुस्से से उसकी तरफ देख रही थी। जश्न ने भी मुस्कुराते हुए तीनों की तरफ देखा और फिर अगले 1 मिनट में ही जश्न एक कुर्सी पर बैठा था और वो तीनों रस्सियों से बंधे हुए नीचे जमीन पर पड़े थे और उनकी हालत और भी ज़्यादा खस्ता हो चुकी थी। रागिनी अभी भी गुस्से से उसे देख रही थी और बोली, जब तुम सब कुछ जानते थे तो इतने वक्त तक चुप क्यों रहे? नियति भी उसे सवालिया नज़रों से देख रही थी। वो भी जानना चाहती थी कि जब जश्न उसके बारे में सब कुछ जानता था तो वो अब तक खामोश क्यों था, क्यों अब तक उसने ये खेल चलता रहने दिया। वहीं हर्ष तो बस दर्द से कराह रहा था, उसका पूरा सिर लहूलुहान था और वो लगभग बेहोशी की हालत में ही था। जश्न ने उसका सिर दीवार पर मार मार कर पूरी तरह से खोल दिया था। उसके बचने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर थे। रागिनी का सवाल सुनकर जश्न पहले तो हंसने लगा और फिर अपनी हंसी रोककर एकदम गंभीर होते हुए बोला, जश्न सिंह शेखावत भले ही अपने प्यार में पागल हो, लेकिन दुश्मनी वो अपने पूरे होशो हवास में निभाता है और दुश्मनी का सबसे पहला रूल है कि हमेशा दुश्मन को अपनी नज़रों के सामने रखो और दूसरी खास बात यह है कि उसे हमेशा वहम में रखो।
हमारे ही सामने, हमारे ही करीब रहकर कोई जब हमारे ही खिलाफ साजिशें रचकर सोचता है कि वो हमें हरा देगा और सब जानते हुए भी हम पागल बनने की एक्टिंग करते रहे तो मज़ा ही कुछ और है। दुश्मन खत्म हो रहा होता है लेकिन खुद को वो किसी जहां का राजा समझने लगता है और जब उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है तो उसके उड़े हुए होश देखकर मज़ा ही कुछ और आता है। और तुम क्या खुद को ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस समझती हो कि सिर्फ तुम ही एक अच्छी माँ होने की एक्टिंग कर सकती हो? मैं एक अच्छा बेटा होने का दिखावा नहीं कर सकता, जश्न ने व्यंग से कहा तो रागिनी अपने दांत पीसने लगी। जश्न अफसोस करते हुए बोला, क्या कुछ नहीं किया तुम लोगों ने मुझे हराने के लिए। इस नियति को मेरी जिंदगी में लेकर आई, ये कठपुतली की तरह तुम्हारे हाथों में नाचती रही और मुझे अपने इशारों पर नचाती रही। लेकिन बेखबर थे तुम लोग इस बात से जिसे तुम लोग सर्कस का बंदर समझकर नचाने की कोशिश कर रहे हो। असल में तो ये सारी सर्कस ही उसके दिमाग का खेल है। तुम मेरे साथ खेल खेलते रहे क्योंकि मैंने तुम्हें वो खेल खुद के साथ खेलने दिया। मैं जानता था कि मुझसे शादी करने के बाद ये अचानक से ही कहीं गायब हो जाएगी और तुम लोग चाहते थे कि मैं इसके प्यार में पागल तड़पता रहूं, दिन भर बस रोता रहूं और मेरा सारा बिजनेस तुम लोग हड़प लो। पर मैं तो घर में नौकर भी ना जाने कितनी जांच पड़ताल के बाद रखता हूँ, तो अपना दिल क्या किसी को ऐसे ही दे दूंगा? मतलब वो सब तुम्हारे लिए एक खेल था? अब नियति ने पूछा। वो सच में बुरी तरह से चौंक गई थी कि जश्न शुरू से लेकर अंत तक सब जानता था, लेकिन फिर भी उसने उससे शादी की, उसके सामने ऐसा दिखावा करता रहा कि वो सच में उससे बहुत प्यार करता है। जश्न मुस्कुराया और बोला, जो तुम्हारे लिए खेल है वो मेरे लिए सच कैसे हो सकता है, जबकि मैं तो बड़े बड़े सच को भी खेल में बदल देता हूँ। तुम्हारा वो मेरे सामने मेरी होना और मेरी आंखें बंद करते ही हर्ष की बाहों में चले जाना कभी मुझसे छुपा ही नहीं। जश्न की बात सुनकर सच में नियति को ऐसे लगा जैसे किसी ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली हो। उसके एक्सप्रेशन देखकर जश्न एक बार फिर से मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा वो एक्सीडेंट और फिर वो तुम्हारा वापस आना, ये सब मैं जानता था और ये भी कि अगर मैंने दोबारा शादी की तो तुम ज़रूर वापस आओगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, जिस दिन मेरी अति से शादी हुई उसी दिन तुम वापस आ गई। तुम्हारे वो ब्रिलियंट एफर्ट्स देखकर मैंने भी सोचा चलो थोड़े दिन और सही इस खेल को जारी रखते हैं। रागिनी जो उसकी बात सुन रही थी गुस्से से गरजते हुए बोली, तो अब क्यों इस खेल से पर्दा हटाया? क्योंकि अब ये खेल मेरी जान पर भारी हो रहा था। गुस्से से चिल्लाते हुए जश्न भी अपनी जगह से खड़ा हुआ और रागिनी की तरफ बढ़कर उसके गाल को अपनी मुट्ठियों में कसते हुए बोला, मेरे लिए मेरी जान की जान कोई खेल नहीं। लोग प्यार में जान देते होंगे लेकिन जश्न सिंह शेखावत जान देने में नहीं जान लेने में विश्वास रखता है। उसके लिए अगर मुझे हजारों को मारना पड़े तो मैं मारूंगा, लेकिन ना खुद पर खरोच आने दूंगा ना उस पर। कहते वक्त उसकी आंखें बिल्कुल आग की तरह धधक रही थी और चेहरा गुस्से में तना हुआ था। उन्हें इस तरह देखकर नियति और भी ज़्यादा डर गई। जो अपनी माँ की हालत ऐसी कर सकता है वो उसके साथ क्या सलूक करेगा वो ये सोच भी नहीं सकती। माँ, इस शब्द से नवाजा था मैंने तुम्हें, तुम मेरी सौतेली माँ बनकर मेरी जिंदगी में आई, लेकिन तुमने एक बार भी मेरी अपनी माँ बनने की कोशिश नहीं की, बल्कि मेरी जिंदगी का ग्रहण बन गई। मुझे प्यार देना तो दूर की बात, तुम तो अपने खुद के बेटे को भी प्यार नहीं दे पाई, उसे भी बस अपने खेल का एक मोहरा बनाकर इस्तेमाल करती रही। अगर बात सिर्फ मेरी बिजनेस छीनने की होती तो मैं तुम्हें माफ़ कर देता, लेकिन तुम तो मुझसे मेरी ज़िंदगी छीनने पर आ गई जिसकी कोई माफ़ी नहीं। मुझे तड़पाना चाहती थी ना तुम, पल पल मरते हुए देखना चाहती थी, तो अब तुम देखोगी कि तड़प होती क्या है। जश्न ने इतना कहा और एक झटके से रागिनी का चेहरा छोड़ दिया। वो पीछे हटा तो अचानक से ही 4-5 आदमी बड़े बड़े कैन लेकर वहां पर आ गए और उन्होंने बिना एक पल गवाए उन लोगों ने रागिनी, हर्ष और नियति पर उन कैन के अंदर रखा लिक्विड छिड़कना शुरू कर दिया जो पेट्रोल था। हर्ष तो अधमरी हालत में था, उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा था, लेकिन नियति और रागिनी दोनों ही बुरी तरह से चौंक गए। जश्न की सजा इतनी भयंकर होगी इसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। वो दोनों उसके आगे गिड़गिड़ाते हुए रोने लगी, माफ़ी की भीख मांगने लगी। रो रो कर उन दोनों का बुरा हाल था, लेकिन जश्न के चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ गुस्सा था।
आज तक वो इन दोनों को झेलता आया था, लेकिन अगर बात अति पर आ गई तो वो पूरी दुनिया हिलाने का दम रखता था। तो इन दुश्मनों को खत्म करना तो उसके सामने कुछ भी नहीं था। जश्न उनका गिड़गिड़ाना सुनकर मुस्कुराया और फिर एकदम गंभीर होकर बोला, मेरी अति को इसी तरह जलाने की प्लानिंग कर रखी थी ना तुमने। अब तुम लोगों को पता लगेगा कि जब आग लगती है तो कैसे जलता है। वो दर्द तुम लोगों को महसूस होगा। जानता हूँ बहुत बद्दुआ देना चाहती हो तुम दोनों मुझे, पर कोई बात नहीं, यमराज के पास जाकर अच्छे से देना। नाउ गुड बाय। जश्न ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा और फिर एक आदमी को इशारा कर वहां से बाहर निकल गया। उस आदमी ने सामने की तरफ देखा तो दोनों ही अब उसके आगे हाथ जोड़कर उन्हें छोड़ देने की भीख मांग रही थी। लेकिन जश्न का आदमी भी जश्न की तरह ही कठोर दिल का था। उसने लाइटर निकाला और उस तरफ फेंक दिया। देखते ही देखते आग पूरी तरह से फैल गई। पहले तो कुछ देर तक उनकी चीखें सुनाई देती रही, लेकिन फिर धीरे धीरे आग भी शांत हो गई और उनकी दर्द भरी चीखें भी। बिस्तर पर अति गहरी नींद में सो रही थी कि जश्न ने आकर दरवाज़ा खोला। अपनी जान को देखकर वो मुस्कुराया और फिर उसकी तरफ बढ़ गया। उसके करीब आकर वो बेड के पास घुटनों के बल बैठा और उसके गाल पर हाथ रखकर उसे निहारने लगा। उसे कुछ देर पहले की चीज़ें याद आई। जब वो नर्स नियति को बाहर गार्डन में लेकर गई थी तो रागिनी ने नियति को बेहोशी की दवाई सुंघाकर बेहोश कर दिया था। लेकिन उनकी ये हरकत जश्न अपने लैपटॉप में देख रहा था और ये सब चीज़ें होते देखकर उसके चेहरे की नसें पूरी तरह से तन चुकी थीं। उसने अपनी मुट्ठियां कसी और फिर एक फ़ोन मिलाया। थोड़ी देर बाद जब वो नर्स अति को एक बोरी में भरकर रागिनी की बताई हुई जगह पर लेकर जा रही थी तो जश्न के आदमियों ने उसकी गाड़ी को घेर लिया और फिर उसे ऐसी मौत दी कि उसकी रूह मरने के बाद भी कांपती रह जाए। जब उन लोगों ने उस नर्स को मार दिया तो जश्न वहाँ पर आया और अपनी बेबी डॉल को उस बोरी से बाहर निकालकर अपनी गोद में उठाकर अपनी गाड़ी में ले गया और वो बोरी उसी नर्स की लाश से भर दी गई। इसलिए तुम्हें बेबी डॉल कहता हूँ मैं, क्योंकि तुम्हारा दिल बच्चों की तरह साफ है और तुम एक डॉल की तरह बिल्कुल नाजुक और नासमझ हो। किसी की भी बातों में आ जाती हो, किसी की भी बात मान लेती हो और किसी पर भी यकीन कर लेती हो। ये दुनिया वैसी नहीं है जैसा तुम समझती हो। यहाँ पर अपने ही अपनी जान के दुश्मन हैं और परायों पर तो भूल कर भी यकीन नहीं किया जा सकता। कदम कदम पर मुझे मेरी जान पर खतरा महसूस होता था, लेकिन मैं कभी डरा नहीं। पर अब मुझे डर लगने लगा है, क्योंकि अब मेरी जान तुम हो और तुम पर मैं एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, जश्न सिंह शेखावत किसी से नहीं डरता, लेकिन तुम्हें खोने से डरता है। तुम मोहब्बत हो मेरी और मेरी मोहब्बत मुझे मेरी जान से भी ज़्यादा प्यारी है। तो क्यों इतने दिन से आप अपनी ही मोहब्बत को अपनी ही मोहब्बत के लिए तड़पा रहे हैं? अचानक ही अति ने आंखें खोलकर उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा तो जश्न एकदम से चौंक गया। वो खड़ा होने लगा, लेकिन अति ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे देखते हुए ही रोने लगी। अगर कुछ पल आंखें बंद करने से आप मेरे साथ रहेंगे तो मैं हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लूं क्या? फिर तो आप मुझसे दूर नहीं जाएंगे ना? अति ने बेहिसाब रोते हुए कहा। तो जश्न को ऐसा लगा जैसे किसी ने जश्न का कलेजा ही चीर कर रख दिया हो। उसकी आंखें भी नम हो गई। अति उसकी तरफ देखती रही और बोली, बताइए ना, अगर मैं हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लूं तो आप रहेंगे ना मेरे पास? पर फिर मैं आपके पास नहीं होऊंगी, क्योंकि मैं तो उस दुनिया में चली जाऊंगी जहाँ पर शट अप, बहुत बकवास कर रही हो। अब अगर एक शब्द भी कहा तो एक झापड़ खींच कर लगाऊंगा। लगा लीजिए, इसी बहाने छुएंगे तो सही, क्योंकि अब तो आपकी छुअन तक को तड़प रही हूँ मैं। अति ने अभी भी रोकर कहा तो जश्न एकदम से उसके ऊपर झुका और उसे बेहिसाब चूमने लगा। भले ही जश्न उसे सोने के बाद बहुत प्यार करता था, लेकिन वो भी तो तड़प ही रहा था अपनी जान के लिए। वो उसे लगातार चूमता रहा था तो अति भी नहीं रुक पाई। उसने भी जश्न के चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया, जिससे जश्न एकदम से रुक गया और अति की आंखों में देखने लगा जो आंसुओं से भरी हुई थी। अति भी उसकी आंखों में देखते हुए उसके चेहरे की तरफ ऊपर को उठी और उसके लबों को चूम लिया।
जैसे जैसे वो उसके चेहरे को चूम रही थी, उसके आंसू उसके आंखों के कोरों से बह रहे थे, जो जश्न अपनी खुली आंखों से देख रहा था। उसने अति को छोड़ा और साइड हटकर अपने कपड़े उतारने लगा। अति उसकी तरफ ही देख रही थी। अपने कपड़े बदलकर जश्न शॉर्ट और टी शर्ट पहने और फिर बेड की दूसरी तरफ बढ़ गया। अति उसे ही देख रही थी। वो यही सोच रही थी कि कहीं जश्न फिर से तो उसे यूं ही अकेला छोड़कर नहीं चला जाएगा। जश्न ने बेड पर बैठकर अति की तरफ इशारा किया तो अति भी जल्दी से अपनी जगह पर उठकर बैठी और फिर जश्न की गोद में चली गई। जश्न बेड पर बैठा हुआ था और अब अति उसकी गोद में थी। जश्न ने बड़े प्यार से अपनी गोद में उसे उठाया और उसके गाल पर अपना गाल रगड़ने लगा। अति ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और फिर हल्के से उसके हाथ को अपने हाथों में उठा लिया और उस तरफ देखने लगे जहाँ पर जश्न को गोली लगी थी। इतने दिनों से उसने जश्न की चोट को भी नहीं देखा था, क्योंकि उसके करीब जश्न आता ही नहीं था और ना ही उससे बात कर रहा था। वो उसके करीब तभी आता था जब वो सो रही होती थी। उसके घाव को देखते हुए अति की आंखों में आंसू लबालब भर गए थे। उसने हल्के से झुककर उसके घाव पर अपने होंठ रख दिए तो जश्न को पहली बार अपनी किसी चोट पर कोई मलहम लगाती हुई महसूस हुई। दर्द हो रहा है क्या आपको? नहीं, मज़ा आ रहा है। तुम्हें भी तो मज़ा आ रहा है ना? आपको इस बात पर भी मजाक सूझ रहा है? नहीं, रोमांस, जश्न ने कहा तो अति का मायूसी से भरा चेहरा गुलाबी होने लगा। उसने उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। इस वक्त दोनों सुकून से एक दूसरे की आगोश में थे। जश्न ने उसे अपनी गोद में बिठाए ही आंखें बंद कर ली तो अति ने भी उसके सीने पर अपना सिर रख लिया। जश्न वैसे ही लेट गया। जश्न को आज बहुत दिनों बाद ऐसी शांति मिली थी। अति की मोहब्बत का सुकून तो हमेशा उसके साथ था, लेकिन अपने ही दुश्मनों को अपने चारों तरफ रहने देना भी बहुत मुश्किलों से भरा होता है और जश्न तो ना जाने कब से इन मुश्किलों को झेल रहा था। आज रागिनी, हर्ष और नियति का खेल खत्म करके उसको कितनी राहत महसूस हो रही थी, ये बस वही जानता था। इसलिए तो कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। अति पर बेहोशी की दवाई का असर अभी तक था तो आंखें बंद रखने पर वो भी कुछ ही देर में गहरी नींद में चली गई। जब इंसान मोहब्बत में हो तो कुछ भी कर गुजर जाता है और यही हाल इन दो दिलों का भी था। एक दूसरे के लिए अपनी जान देने को भी तैयार थे तो किसी की जान लेने से भी पीछे नहीं हटने वाले थे। सुबह सुबह सूरज ने अपनी किरणें फैलाई तो दोनों की आंखें एक साथ खुली। अति अभी भी जश्न की गोद में वैसे ही उसके सीने पर सिर रखकर सो रही थी। जश्न ने आंखें खोल मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा, जो अभी भी उसके सीने पर सिर चपकाए और सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि कल शाम से वो लगातार सो ही रही थी। जश्न ने उसे अपनी बाहों में कसा और उसके गाल से अपना गाल रगड़ने लगा। आप ऐसा क्यों करते हैं? मुझे गुदगुदी होती है बहुत, अति ने अपने गालों को पीछे करते हुए कहा तो जश्न ने उसके चेहरे को थामा और फिर उसके गालों से अपने गाल थोड़े और जोर से रगड़ते हुए बोला, मेरे गाल मेरी मर्जी। अति ने आंखें छोटी कर उसे देखा और बोली, गाल आपके हैं, लेकिन आपके गाल जिन गालों को छूते हैं वो गाल मेरे हैं। उसकी बात पर जश्न एकटक उसे घूरता रहा और फिर एकदम से ही उसे गोद में लिए पलट गया, जिससे वो खुद उसके ऊपर हो गया और अति नीचे। क्या कहा तुमने? ये गाल किसके हैं? जश्न ने उसके गालों पर अपनी उंगली चलाते हुए पूछा तो अति ने अपनी सांसों को कंट्रोल करते हुए बेचारगी से बोली, आपके। तो फिर मैं इन्हें सहलाऊं या रगड़ूं, मेरी मर्जी, जश्न ने कहा और उसके गाल पर सच में बाइट कर लिया। अति दर्द से चिल्लाई। अति ने गुस्से में उसकी तरफ देखा और इस बार वो उसके नीचे से सरक कर दूसरी तरफ आ गई। जश्न एकदम से नीचे गिर गया क्योंकि वो अति के ऊपर झुका हुआ था। वो सीधा हुआ। जश्न ने अब उसे एक बार फिर से अपनी बाहों में कसा और अति को पलटकर अपने नीचे कर लिया और खुद उसके ऊपर झुक गया। बेबी डॉल, आई लव यू, अचानक ही जश्न ने कहा तो अति की सांसें एकदम से थम गई। वो जश्न को देखती ही रह गई। आज पहली बार जश्न ने उसे आई लव यू कहा था। प्यार जताया तो उसने हर बार था, लेकिन इजहार कभी नहीं किया था और आज उसका ये आई लव यू उसके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था। जश्न उसकी तरफ देखते हुए बोला, मेरा सिर्फ जिस्म ही तुम्हारा नहीं है, मेरी रूह भी तुम्हारी है।
जश्न सिंह शेखावत पूरी तरह से सिर्फ तुम्हारा है और तुम उसकी। तो फिर मुझसे दूरियां क्यों बना रखी है आपने? क्यों मुझे और ख़ुद को सब्र में बांध रखा है? बना लीजिए ना मुझे अपना, अति ने अचानक से ही कहा। मोहब्बत में शारीरिक संबंध मायने नहीं रखते, लेकिन जब आपकी मोहब्बत आपके साथ हो, लेकिन फिर भी आप एक दायरे में हो, जबकि आपकी मोहब्बत भी सिर्फ आपकी होना चाहे, तो वो खुद पर काबू करना बहुत मुश्किल होता है। और यही जश्न और अति के साथ हो रहा था। दोनों पूरी तरह से एक दूसरे के होना चाहते थे, लेकिन जश्न कैसे अपनी जान की इस बात को मानता, ये जानते हुए भी कि उसकी जान अभी पूरी 18 साल की भी नहीं हुई। जश्न उसके पास से हट गया क्योंकि वो गिल्टी महसूस कर रहा था, क्योंकि अगर अति उसके लिए तड़प रही है तो उसे तड़पाने वाला भी तो वो खुद ही है। अगर वो कुछ चाहती है तो उस चीज़ को उसकी चाहत बनाने वाला भी तो वो खुद ही है। अति ने उसे खुद से हटते देखा तो वो समझ गई कि इस बार भी जश्न नहीं मानेगा उसकी बात, रखेगा उसे खुद से दूर। वो भी हटी और बेड से खड़ी हो गई। जश्न ने हैरानी से उसे देखा तो अति ने भी उसी वक्त अपनी नज़रों से देखा और बोली, कोई अपनी ही मोहब्बत को अपनी ही मोहब्बत के लिए कैसे तरसाए, ये तो कोई आपसे सीखे। जश्न ने उसकी बात सुनकर बेचैनी से उसकी तरफ देखा, लेकिन अगले ही पल अति ने उस पर से अपनी नज़रें हटाई और वहाँ से अलमारी की तरफ बढ़ गई। अपने कपड़े लेकर वो बाथरूम की तरफ चली गई। उसने शावर ऑन किया और कुछ सोचने लगी। अपनी ही बीवी से कोई इतनी दूर कैसे रह सकता है? छोटी हूँ पर बच्ची तो नहीं हूँ ना। पता नहीं बार बार ये सन्यासी क्यों बन जाते हैं, लेकिन मैं भी जानती हूँ आपको, जितना सब्र आप मुझे दिखाते हैं, अंदर से मेरे लिए उतने ही ज़्यादा बेसब्र हैं, और अब आपकी बेसब्री ही मुझे सब्र महसूस करवाएगी। कहते वक्त उसके होठों पर एक शरारती मुस्कुराहट थी। तभी अचानक ही बाथरूम का दरवाज़ा खुला और जश्न अंदर आया, लेकिन इस बार अति मुस्कुराई भी नहीं और ना ही उसने कोई एक्सप्रेशन दिया, बल्कि उसने तो अपना चेहरा ही फेर लिया और शावर से किनारे हो गई। तो जश्न ने अपनी भवें उचकाते हुए उसकी तरफ देखा और फिर धीरे धीरे उसके करीब बढ़ा। जश्न ने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे की तरफ खींच लिया और वापस से शावर के नीचे कर दिया। जब इंसान गुस्सा हो तो उसे ठंडे ठंडे पानी में भीग लेना चाहिए, इससे गुस्सा शांत हो जाता है। जश्न ने उसे अपनी बाहों में कसते हुए कहा। अति ने अपने पूरे कपड़े पहने हुए ही थे, लेकिन फिर भी जश्न की करीबी ही उसकी सांसें अटका देने के लिए काफ़ी थे। जश्न ने उसका चेहरा अपनी उंगली से पकड़कर ऊपर की तरफ किया। अति ने उसकी आंखों में देखा और बोली, आप सिर्फ बातें करना जानते हैं। बहुत कुछ करना भी जानता हूँ, लेकिन अगर कुछ किया तो मेरी जान के लिए सही नहीं होगा। जश्न ने भी कहा, सब सही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं। अति कहते कहते चुप हो गई। वो कैसे बताए उसे कि कैसे कैसे ख्वाब वो देखती है, अल्हड़ सी उम्र में भी क्या क्या फैंटेसी वो सोचे बैठी है। उसने अपनी नज़रें भी झुका ली। एक वक्त था जब वो ये सोच कर ही काँप जाती थी कि उसको, उसके जिस्म को कोई इस तरह से छूने वाला है। कोठे में बिताए कुछ ही दिन उसके लिए जहन्नुम जैसे थे, लेकिन जब से उसे जश्न से मोहब्बत हुई थी, तब से ही जश्न का उसके करीब आना, उसे छूना, उसे प्यार करना बहुत अच्छा लगता था। उसे समझ नहीं आता था कि ये कैसी फीलिंग है जो उसे होती है, लेकिन उसे पता था कि ये अजीब सी फीलिंग जश्न के सीने से लगने से ही शांत होती है। ऐसा नहीं था कि जश्न के साथ उसे सुकून नहीं मिल रहा था, लेकिन अल्हड़ उम्र और जिस्म के नए बदलावों के एहसास उसे जश्न से वो करवाना चाहते थे जो जश्न नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसकी बेबी डॉल उसके हिसाब से अभी बहुत छोटी थी। तुम्हारा मन मुझसे अपनी मनमानी नहीं करवा सकता, जश्न ने कहा तो अति ने नाउम्मीद नज़रों से उसे देखा और फिर उसके सीने पर अपना सिर रख लिया और फिर मन ही मन बोली, अगर आप दूरियां बनाने में पत्थर की तरह सख्त हैं तो मैं आपका संयम आपके करीब आकर बर्फ़ की तरह पिघलाऊंगी। अब उसकी आंखों में शरारत थी और होठों पर मुस्कुराहट। यूं ही थोड़े दिन बीते। इन बीते दिनों में अति ने जश्न से बहुत बार रागिनी और नियति के बारे में पूछा, लेकिन हर बार जश्न खामोश रहता। हर्ष भी इतने दिनों से घर पर नहीं था, तो मनीषा ने भी इस बारे में जश्न से सवाल किया, लेकिन जश्न ने उसे भी कुछ नहीं बताया और उल्टा उसे ही वार्निंग दे दी थी कि अगर उसे इस घर में रहना है तो ढंग से रहना होगा, वरना वो यहाँ से जा सकती है। मनीषा का भले ही रागिनी और नियति के प्लान में कोई भी हाथ नहीं था, लेकिन दूध की धुली तो वो भी नहीं थी।
उसके भी इरादे अति को इस घर से बाहर निकालने के ही थे और जश्न ये बात अच्छी तरह से जानता था और इन सब का कारण भी, लेकिन किसी के दिमाग के ख्याली पुलाव से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आज अति कॉलेज आने वाली थी। जिस दिन से अति को गोली लगी थी उस दिन के बाद आज पहली बार वो कहीं बाहर जा रही थी, इसलिए जश्न ने अब से सारी सिक्योरिटी और भी ज़्यादा सख्त कर दी थी। भले ही उसके दुश्मनों का एक ग्रुप खत्म हो गया था, लेकिन लंबी लाइन अभी बाकी थी और अब तो उसके लिए एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि उसके हर एक दुश्मन की नज़रों में अति आ चुकी है और अब उसे कमज़ोर करने के लिए हर हमला अति पर ही किया जाएगा। पर अगर सामने वाला चालाक और शातिर है तो जश्न सिंह शेखावत है, जिसका मुकाबला करने के लिए दुश्मन को 2 बार जन्म लेना पड़े, लेकिन जो किसी से ना हारे उसे घायल करने के लिए तो अति की नज़रें ही काफ़ी थी, जो फिलहाल तिरछी तिरछी जश्न पर जा रही थी, क्योंकि अति आईने के सामने खड़ी अपने आंखों में काजल लगा रही थी और जश्न एक तरफ खड़ा अपने कपड़े पहन रहा था। उसका सीना अभी तक निर्वस्त्र था और नीचे उसने पैंट पहनी हुई थी। अति का ध्यान खुद को संवारने से कम और जश्न को निहारने में ज़्यादा था और जश्न भी ये बात नोटिस कर रहा था। वो यूं ही अति के करीब आया और जश्न के ख्यालों में खोई अति को इस बात का ध्यान भी नहीं था। जश्न ने उसके हाथों से काजल की डिब्बी ली तो वो एकदम से चौंक गई। जश्न ने उस डिब्बी में से काजल अपनी उंगली पर लिया और अपने कान के पीछे लगाते हुए बोला, अगर तुम्हारी नज़रें यूं ही मुझ पर टिकी रही तो नज़र लग जाएगी मुझे, इसलिए खुद को काला टीका लगा रहा हूँ। उसकी बात सुनकर अति गुस्से से उसे देखने लगी, लेकिन जश्न मुस्कुराने लगा, जिससे वो और भी ज़्यादा चिढ़ गई और वहाँ से जाने लगी। लेकिन जश्न ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और फिर अपनी तरफ घुमाकर उसकी आंखों में देखते हुए उसके कान के पीछे भी टीका लगाते हुए बोला, नज़रें तुम्हारी घायल करती है तो शराफत मेरी नज़रों में भी नहीं, कहीं तुम्हारी खूबसूरती मेरे अंदर के दीवाने से हाय न लगवा ले। उसकी बात सुनकर अति खुद मुस्कुराने से रोक रही थी, लेकिन फिर भी रोक नहीं पाई। नज़रों के लिए तो काला टीका लगा दिया, लेकिन इस मुस्कुराहट को तो मुझे खुद ही रोकना पड़ेगा, जश्न ने कहा और उसके लबों को अपने लबों से छू लिया। थोड़ी देर बाद दोनों तैयार होकर नीचे आए और नाश्ता कर घर से निकल गए। जश्न को ऑफिस जाना था और अति को अपने कॉलेज। जश्न ने अति के साथ ही उसके बॉडीगार्ड भी भेजे। अति उसे मना कर रही थी, लेकिन इस बार जश्न मानने वाला नहीं था, लेकिन अति ने उसे एक बात के लिए मना लिया था कि उसके सारे बॉडीगार्ड्स उससे थोड़ी दूरी पर ही रहें। वो खींच जाती थी जब उसके बॉडीगार्ड उसका पीछा करते रहते थे। अति की कॉलेज कैंपस में एंट्री हुई और वो गाड़ी से बाहर आकर अपनी क्लासेज की ओर बढ़ी, लेकिन रास्ते में ही एक लड़के के साथ उसकी टक्कर हो गई, जिससे वो लड़खड़ा गई। लेकिन उस लड़के ने अति का हाथ पकड़कर उसे गिरने से बचा लिया। अति का हाथ उस लड़के ने अपने हाथ में बहुत कसकर पकड़ रखा था। अति जब संभल गई तब भी उसने उसका हाथ नहीं छोड़ा, इसलिए अति ने भी उससे अपना हाथ खींच लिया। शुक्रिया, अति ने कहा और फिर जल्दी से आगे की तरफ बढ़ गई, लेकिन वो लड़का पलटकर अति की तरफ देखता रहा और हल्का हल्का मुस्कुराता रहा। जब अति उसकी आंखों से ओझल हो गई तो वो भी आगे की तरफ बढ़ा, लेकिन एक बार फिर उसकी एक ब्लैक हुड्डी पहने लड़के से टक्कर हो गई और इस बार उस लड़के की जोर से चीखें निकलने लगी, क्योंकि उसका पूरा हाथ जल चुका था। वो बहुत जोर से रो रहा था और दर्द से कराह रहा था। रोते हुए वो नीचे ज़मीन पर बैठ गया। उसका रोना सुनकर आसपास खड़े स्टूडेंट्स वहाँ पर इकट्ठा होने लगे। उस लड़के का हाथ देखकर सबकी आंखें हैरत में फैल गई, क्योंकि उसके हाथ पर तेजाब गिरा था। सब उसे ढूंढने लगे जिससे वो लड़का टकराया था, लेकिन अब वहाँ से वो लड़का गायब हो चुका था। दूर दूर तक उसकी परछाई भी नहीं थी। दीवानगी दीवानगी दीवानगी, तू मेरी दीवानगी गाना बज रहा था और एक लड़का आंखें बंद किए एक सोफे पर बैठा एक टेबल पर अपनी उंगलियों से एक धुन बजा रहा था। अति क्लास में आई तो ऋचा उससे मिली। ऋचा ने उससे इतने दिन ना आने का कारण पूछा तो अति ने यूं ही बहाने से बात टाल दी। थोड़ी देर में ही उनकी क्लासेस शुरू हुई और दोनों पढ़ाई में बिजी हो गए, लेकिन ऋचा का ध्यान तो पढ़ाई से ज़्यादा अपने फ़ोन पर था। अति उसको जब जब देखती तो मुस्कुरा देती।
बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का भी एक अलग ही रिलेशन होता है। कितनी क्यूरियोसिटी होती होगी ना एक दूसरे से बात करने की। लेकिन फिर जश्न का ख्याल आते ही उसका मुंह बन गया, जो उसका पति बनने के बाद भी आगे बढ़ ही नहीं रहा था। अगर उसका बॉयफ्रेंड होता तो ना जाने क्या ही होता। वो तो एक किस्त को तरस जाती। खड़ूस है पर प्यारा तो है, लेकिन उसका प्यार भी किस्तों में मिलता है। उसने मन ही मन कहा और हंस दी, और फिर अपने फ़ोन में जश्न की तस्वीरें देखने लगी। उसकी हॉट हॉट तस्वीरें देखकर ही अति के चेहरे पर मुस्कान आने लगी। अचानक ही उसने नज़र घुमाई तो उसकी नज़र ऋचा पर पड़ी, तो उसके ही फ़ोन में देख रही थी। क्या हुआ, उसने पूछा तो ऋचा ने छोटा सा मुंह बनाया और बोली, यार सच में तेरा बंदा तो बहुत ही ज़्यादा हॉट है, सामने से देखते हैं तो भी नज़र नहीं हटती, और अब फ़ोन पर दिखाई दिया तो भी नज़र नहीं हट रही। तो मैडम देखिए ना, किसने मना किया आपको? अब बंदा तो सिर्फ मेरा है, लेकिन आंखें सेकने में कोई बुराई नहीं है। अति कहते हुए हंस दी, लेकिन ऋचा की नज़रें अभी भी सख्त थी और जश्न और अति की तस्वीर में से सिर्फ जश्न पर ही थी। थोड़ी देर बाद दोनों क्लास से बाहर आई तो सोनिया उससे मिली। सोनिया ने अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांग ली थी, लेकिन वो माफ़ी कितनी सच्ची थी और कितनी झूठी, ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अगली क्लास होने में थोड़ा वक्त था तो तीनों कैंटीन की तरफ चली गई, जहां अक्षर और उसका ग्रुप पहले से ही बैठा था। अति को देख मोना ने मुंह बनाया तो अक्षर ने उसे घूर कर देखा, जिसके बाद वो शांत होकर बैठ गई, और ये बात अति ने भी नोटिस की। कॉलेज में अक्षर और उसके ग्रुप का इतना दबदबा था कि जब भी वो लोग कैंटीन में आकर बैठते थे तो कोई भी कैंटीन में नहीं आता था, लेकिन इन सब बातों से अनजान अति और उसकी सहेलियां कैंटीन में आ चुकी थी। सोनिया ने अति को वापस चलने का इशारा किया, लेकिन अति ने उसका हाथ थामा और आगे की तरफ बढ़ गई, और उसकी इस हरकत ने अक्षर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट ला दी। अति के लिए अक्षर का सामना करना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि जिस बंदे के साथ वो सारी ज़िंदगी रहना चाहती है उससे बड़ा गुंडा तो दुनिया में कोई भी नहीं, इसलिए अब और किसी से क्या डरना। उन लोगों ने अपना ऑर्डर दिया और आकर टेबल पर बैठ गए। अति के चेयर पर बैठते ही अक्षर अपनी जगह से उठा और अति के टेबल की तरफ बढ़ गया। वो उसके सामने आकर बैठा तो सोनिया अपनी जगह पर से खड़ी हो गई। वो इस कॉलेज में पुरानी थी तो अक्षर और उसके स्वभाव को अच्छे से जानती थी। अति ने पहले अक्षर की तरफ देखा और फिर सोनिया की तरफ, और फिर उसे वापस बैठने का इशारा किया। अक्षर की नज़रें अति पर ही थी। उसका इस तरह उसके खिलाफ हो जाना ही तो अक्षर को सबसे ज़्यादा पसंद था। सोनिया को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, किसकी बात माने और किसकी नहीं। वो बैठने लगी, लेकिन अक्षर ने उसे आंखों ही आंखों में फिर से खड़े हो जाने का इशारा किया, तो वो बैठती बैठती फिर से खड़ी हो गई और अति की तरफ देखते हुए बोली, मैं पानी लेकर आती हूँ। इतना कहकर ही वो जल्दी से ऋचा को लेकर वहाँ से फुर्र हो गई। मानना पड़ेगा तुम्हें, तुम्हारा ये एटीट्यूड तो सच में जानलेवा है, अक्षर ने अति की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। तो अति भी जबरदस्ती का मुस्कुराई और बोली, तारीफ के लिए शुक्रिया, लेकिन यहाँ सिर्फ तारीफ करने तो आए नहीं होंगे। तुम्हारी हाजिर जवाबी तो और भी ज़्यादा तारीफ के काबिल है। मेरी तारीफ मुझे पसंद है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के मुँह से जो लोग मुझे पसंद हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी खासियत यही है कि तुम किसी के सामने मीठा नहीं बनती, तुम्हारा तीखापन सबसे अलग है। अक्षर ने कहा तो अति कुछ देर उसकी तरफ देखती रही और बोली, मुझे तो लगा यहाँ कॉलेज में सभी स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर लगता है तुम यहाँ पर्सनली लोगों की तारीफ करने ही आते हो। उसके बाद सुनकर अक्षर मुस्कुराया और बोला, लोगों की तारीफ लोग करते होंगे, मैं सिर्फ उसकी ही करता हूँ जो तारीफ के काबिल हो। लेकिन मैं सिर्फ तारीफ ही नहीं, दोस्ती करने आया हूँ। अच्छी लगती हो तुम मुझे, और अगर हम दोनों दोस्त बने तो तुम्हारा भी बहुत फ़ायदा होगा। कॉलेज में मेरी धाक तो तुम देख ही चुकी हो, अगर तुम मेरे साथ होगी तो तुमसे भी लोग यूं ही डरेंगे। मुझे ना ही किसी से डरना आता है और ना ही किसी को डराना, और रही बात हम दोनों की, तो हमारे बीच ना ही दुश्मनी हो सकती है और ना ही दोस्ती, क्योंकि मुझसे दुश्मनी के तुम लायक नहीं हो और मुझसे दोस्ती की तुम्हारी हैसियत नहीं। नाउ प्लीज एक्सक्यूज, आई हैव टू गो टू माई क्लास। इतना कह
नाउ प्लीज एक्सक्यूज आई हैव टू गो टू माई क्लास। इतना कहकर अति वहाँ से उठ गई और दरवाजे पर खड़ी सोनिया और ऋचा के साथ बाहर आ गई। अक्षर बस उसे जाते हुए देखता रहा। मोना उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, तुम्हें नहीं लगता तुम उस लड़की को कुछ ज़्यादा ही भाव दे रहे हो? ऐसा कुछ खास है तो नहीं उसमें? उसमें क्या खास है? वो तुम जैसी लड़की बिल्कुल नहीं समझ सकती। अक्षर ने उसका हाथ अपने कंधे से हटाते हुए कहा। तो मोना ने मुंह बनाते हुए उसकी तरफ देखा और फिर खुद ही मुस्कुराते हुए बोली, चलो ना कहीं बाहर चलते हैं जहाँ सिर्फ तुम और मैं हो, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे। ये कहते हुए उसने अपनी बाहें उसकी गर्दन पर लपेट दी थी और उसके इरादे क्या थे ये उसके चेहरे की वो मुस्कुराहट बता रही थी। लेकिन अगले ही पल अक्षर ने खींचते हुए उसकी तो बाहें अपने गले से हटाई और बोला, प्लीज़ मुझसे थोड़ा दूर रहा करो, बहुत इरिटेट करने लगी हो आजकल। इतना कहकर ही वो वहाँ से चला गया, जबकि उसका ग्रुप और मोना कैंटीन में ही खड़े रह गए। अक्षर का मूड ऑफ हो चुका था, इसलिए अब वो कॉलेज में नहीं रुका और अपनी गाड़ी लेकर बाहर आ गया। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे गया, एक ट्रक बहुत स्पीड से उसकी तरफ बढ़ा। अक्षर ने बड़ी मुश्किल से अपनी गाड़ी को दूसरी तरफ घुमाया, जिससे वो बच गया, वरना आज उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता। अचानक से गाड़ी घुमाने पर उसकी गाड़ी पेड़ से टकरा गई और पेड़ से गाड़ी टकराते ही उसका सिर स्टीयरिंग पर लगा। उस ट्रक में बैठे ड्राइवर ने एक नज़र उसे देखा और फिर दोबारा उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन लोगों की भीड़ इकट्ठा होते देख उसने जल्दी से अपना ट्रक वापस मोड़ा और वहां से रफू चक्कर हो गया। वहीं दूसरी तरफ जश्न के फ़ोन पर फ़ोन आया। सामने वाले की बात सुनकर उसके चेहरे पर हैरानी भरे भाव बढ़ते गए और बोला, ठीक है अभी हॉस्पिटल आ रहा हूँ मैं। आखिर में उसने इतना ही कहा और फ़ोन काट कर अपने केबिन से बाहर निकल गया। अति कॉलेज में ही ऋचा और सोनिया के साथ गार्डन में बैठी थी। अचानक ही ऋचा फ़ोन पर किसी से गुस्सा होने लगी और उसने सामने वाले को दोबारा कभी फ़ोन ना करने का कहकर फ़ोन काट दिया। अति ने उससे उसके गुस्से होने का कारण पूछा तो ऋचा ने बताया कि आज वैलेंटाइंस डे है, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड ने उसे कोई गिफ्ट नहीं दिया, इसलिए वो उससे नाराज़ है और इसलिए उसने ब्रेकअप कर लिया। अति हैरानी से उसे देख रही थी और साथ ही उसके दिमाग में घूम रहा था वैलेंटाइन डे। उसने इस बारे में पूछा तो सोनिया ने उसे बताया कि ये दिन स्पेशली कपल्स के लिए होता है और इस दिन कपल्स एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं और अगर किसी ने किसी को प्रपोज करना हो तो ये दिन बहुत खास होता है। और उसे और भी कई चीज़ें बताई, जिसे सुनकर अति का मुँह खुला का खुला रह गया। क्या जश्न जी भी मुझे कुछ सरप्राइज़ देंगे? उसके दिमाग में ये सवाल घूमने लगा और फिर अचानक ही उसने मुंह बिगाड़ा और बोली, मैंने उनके सरप्राइज़ का क्या करना है? जो उनसे मांग रही हूँ वो तो वो दे नहीं रहे। ऐसा भी क्या मांग रही हो तुम उनसे? सोनिया ने सवाल किया। अति बड़बड़ाते हुए भी ऊंचा ही बोली थी, इसलिए उसने साफ सुनाई दे दिया था। अति कुछ कहने को हुई, लेकिन तभी ऋचा जोर से चिल्लाई और खुश होते हुए बोली, बाय, मैं जा रही हूँ, मेरे बॉयफ्रेंड का मैसेज आया है, फाइनली उसने मेरे लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया है। इतना कहकर ही वो अपना बैग उठाकर वहाँ से भाग गई, जबकि अति कुछ सोचते हुए उसे देखती रही। सोनिया ने उसकी तरफ देखा और बोली, अब बता ऐसा क्या है जो तू जश्न जी से मांग रही है और वो तुझे नहीं दे रहे? जहाँ तक मैं जानती हूँ अगर तू पूरी दुनिया भी मांगे तो वो पूरी दुनिया भी तुझे तेरे कदमों में लाकर रख देंगे। यही तो प्रॉब्लम है, मुझे पूरी दुनिया नहीं बल्कि सिर्फ उनका प्यार चाहिए। मतलब? सोनिया हैरानी से उसे देख रही थी। अति बस हल्का सा मुस्कुराई। उसके चेहरे को देखकर ही सोनिया कुछ कुछ समझ गई थी। उसने अति की तरफ बढ़ उसके कान में कुछ कहा, जिसे सुनने के बाद उसकी आंखों में एकदम से चमक आ गई। वहीं दूसरी तरफ एक हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में एक लड़का बेड पर लेटा हुआ था, जिसके सिर पर कुछ पट्टियां थीं और कुछ हाथ और पैरों में। इमरजेंसी वार्ड का दरवाज़ा खुला तो जश्न अंदर आया। बेड पर बैठा वो लड़का कोई और नहीं, अक्षर सिंघानिया था, जिसका अभी थोड़ी देर पहले एक्सीडेंट हुआ था। जश्न को अपने सामने देखकर वो हैरान हुआ। वहीं जश्न का चेहरा तो बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। अक्षर के साथ उसके डैड थे, लेकिन फिलहाल वो हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए बाहर रिसेप्शन पर थे। जश्न अंदर आया और अक्षर के बिल्कुल करीब खड़ा हो गया।
अक्षर ने जश्न को पहले भी देखा था, लेकिन उसे अति और जश्न के बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि जब जब भी जश्न कॉलेज में आया था तब तब अक्षर वहाँ पर नहीं था। आप यहाँ, उसने पूछा तो जश्न मुस्कुराया और बोला, मतलब तुम मुझे जानते हो? आपको कौन नहीं जानता, अक्षर ने जवाब दिया। जश्न के चेहरे की मुस्कुराहट थोड़ी और ज़्यादा लंबी हो गई और वो बोला, जब मुझे जानते हो तो मुझसे जुड़ी बातों को भी जानते होंगे। हाँ, पर आप ये सवाल क्यों? अगर मुझसे जुड़ी बातों को जानते हो तो इंसानों को कैसे नहीं जानते? क्योंकि जानते होते तो उसे परेशान करने के बारे में तो सोचते भी नहीं। और उससे दोस्ती, वो तो तुमने ज़मीन पर रहते हुए चाँद छूने की बात कर दी। अक्षर को उसकी बात समझ नहीं आ रही थी और दिमाग पर ज़्यादा जोर देने पर वो दर्द से कराहने लगा, क्योंकि उसके सिर में काफ़ी गहरी चोट लगी थी। उसे देखकर जश्न ने अपना हाथ हल्का सा उसके सिर पर फेरा और बोला, अति अति जश्न सिंह शेखावत से दूर रहना, और ये हिदायत नहीं, वार्निंग है। अपनी बात कहकर जश्न दरवाजे की तरफ पलट गया और उसकी बात समझकर अक्षर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। वो जल्दी से बोला, मतलब मेरा एक्सीडेंट आपने जानबूझकर करवाया है? उसकी बात सुनकर जश्न के कदम रुक गए, लेकिन वो बिना मुड़े ही बोला, आज तक तुमने जो किया तुम्हारी नादानियाँ समझकर मैंने उन्हें माफ़ कर दिया, लेकिन अगर तुम अपनी हद में से बाहर निकले तो ऐसा करवाने में मुझे देर नहीं लगेगी। और हाँ, याद रहे, जश्न सिंह शेखावत जो एक्सीडेंट करवाता है उसमें इंसान हॉस्पिटल आने लायक भी नहीं रचता। इतना कहकर जश्न बिना रुके वार्ड में से बाहर निकल गया, जबकि अक्षर उसकी बातों का मतलब समझकर कुछ सोचता रहा। एक करीबन 25-26 साल का शख्स एक आदमी को लगातार मारे जा रहा था। वो कभी उसके सिर पर अपने हाथ के पंजों को दबा दबा कर मारता, तो कभी उसके पेट पर लात और घूंसे मारता। सामने वाला आदमी अधभरा हालत में जा चुका था, लेकिन उस शख्स को उस पर बिल्कुल तरस नहीं आ रहा था। एक एक्सीडेंट करने को कहा था तुझसे, लेकिन तुझसे वो भी नहीं हुआ। जान लेनी थी मुझे उस लड़के की जिसने मेरी मल्लिका को दोस्त बनाने का सोचा, लेकिन तुझ जैसा इंसान एक एक्सीडेंट भी ढंग से नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वो लड़का बच गया। सॉरी बॉस, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आप बस मुझे एक मौका दीजिए, इस बार मैं अपना काम पूरा करके ही वापस आऊँगा। वो आदमी गिड़गिड़ाते हुए बोला तो उस शख्स ने गुस्से से उसे एक लात मारी और फिर अपने सामने रखी सिगरेट की डिब्बी में से एक सिगरेट निकाली और उसे जलाकर कस भरने लगा। वो आदमी अब बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से उस शख्स की तरफ देख रहा था। उसे लग रहा था कि शायद उसकी जान बच गई। सामने वाले शख्स ने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन अगले ही पल उसकी दर्द भरी चीखें उस कमरे में गूंजने लगी, क्योंकि किसी ने उस पर पेट्रोल छिड़क कर उसे जीते जी आग लगा दी थी। आग की लपटों के साथ उस शख्स की भी चीखें उस कमरे में फैलती रही। अब उस शख्स ने अपने दूसरे हाथ की तरफ देखा और बोला, उस ट्रक को भी इसी तरह आग लगा दो। जब तक मैं मेरी मल्लिका के पास नहीं पहुंच जाता तब तक मुझ तक कोई नहीं पहुंचना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जश्न अपने केबिन में बैठा किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसके सामने किसी कैमरे की सीसीटीवी फुटेज चल रही थी, जिसमें अक्षर का एक्सीडेंट होता हुआ दिखाई दे रहा था। उसके एक्सीडेंट तक सब सही था, लेकिन जब वो ट्रक वापस उसकी तरफ मुड़ा और फिर भीड़ को देखकर एक बार फिर से सामने की तरफ घूमकर रफ्फू चक्कर हुआ, तो इस बात ने जश्न के चेहरे पर त्योरियां ला दी थी। आज ही उसके गार्ड्स ने उसे अक्षर के बारे में बताया था और वो अक्षर को समझाने के लिए उससे मिलने भी जाने वाला था, लेकिन उससे पहले ही उसका इस तरह से एक्सीडेंट हो जाना, और वो भी तब जब वो अति से बहस करके कॉलेज से निकला था। ये बात जश्न के दिमाग में अटक गई थी। ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो हो नहीं सकता। वो सोच ही रहा था कि उसका फ़ोन बजा। फ़ोन अति के नंबर से था, तो उसने जल्दी से फ़ोन उठाया, लेकिन सामने से जो कहा गया उसे सुनकर उसके होश उड़ चुके थे। उसने बिना फ़ोन काटे ही जल्दी से अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और घर के लिए निकला। वो फ़ोन एक मेड ने किया था, जिसने अति के फ़ोन से जश्न से बात की और ये कहा कि अति का एक्सीडेंट हुआ है, उसे कुछ चोटें आई है और वो फिलहाल उसे घर पर लाया गया है। और अब वो मेड बेचारगी से अति की तरफ देख रही थी कि जिसके हाथों में उसका खुद का फ़ोन था और वो उस फ़ोन को गोल गोल घुमा रही थी। वो मेड अति की तरफ देखकर अपने हाथ जोड़ते हुए बोली, अब तो आप मुझे इस नौकरी से नहीं निकालेंगी ना?
बिल्कुल नहीं, बल्कि तुम्हारा बोनस और प्रमोशन भी पक्का। बस मेरे खड़ूस के गुस्से को बर्दाश्त कर लेना, अति ने मुस्कुरा कर कहा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे में आकर उसने अपने सामने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा और बोली, ऑफिस से घर आने में आपको आधे घंटे का वक्त लगता है, लेकिन आज आप 15 मिनट में ही घर पहुंच जाएंगे। आइए, आज आपकी बेबी डॉल नहीं बल्कि आपकी बोल्ड वुमेन आपका इंतज़ार करेगी। उसके चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट ही बता रही थी आज उसके इरादे अलग हैं। अति ने मेड के हाथों जश्न को जो फोन करवाया था और जो बातें कही थी उसे सुनने के बाद तो जश्न सच में आधे घंटे का सफ़र 15 मिनट में ही तय करके घर पहुंच गया था। उसे घर आते ही कोई नहीं दिखाई दिया। हमेशा सारे सर्वेंट उसके आते ही लाइनों में लग कर खड़े हो जाते थे, लेकिन आज कोई नहीं था जिससे वो कुछ पूछ पाता। जैसे जैसे वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा था उसके दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। कहीं उसकी बेबी डॉल को कुछ हो तो नहीं गया होगा, उसकी क्या हालत होगी, उसे कितनी चोट लगी होगी। पर उसके होते हुए ऐसा हो कैसे गया? क्या सच में वो अपनी बेबी डॉल की हिफाजत नहीं कर पा रहा है? ये सारे सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे और चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ अति के लिए फिक्र थी। उसने दरवाज़ा खोला तो अंदर सिर्फ अंधेरा था। शायद अति यहाँ ना हो, ये सोचकर वो मुड़कर वहाँ से जाने लगा, लेकिन उससे पहले ही दरवाज़ा किसी ने बंद कर दिया और जिसने भी बंद किया वो दरवाजे से लगकर खड़ा था, क्योंकि उसकी सांसों की आवाज़ जश्न को साफ सुनाई दे रही थी और इन सांसों को भी जश्न पहचान सकता था। कैसे ना पहचानता, इन सांसों में उसकी सांसें कितनी बार ही घुली थीं। बेबी डॉल, उसने पुकारा तो अति ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और फिर अचानक ही सारी लाइट ऑन हो गई, लेकिन वो लाइट हमेशा से बहुत कम थी। जश्न ने अति की तरफ देखा तो उस कम रोशनी में भी उसका चेहरा हीरो की तरह चमक रहा था। अति की नज़रें अभी झुकी हुई थी, क्योंकि हिम्मत करके उसने ये सारी अरेंजमेंट तो कर ली, लेकिन अब उसे शर्म आ रही थी। लेकिन उसे इस शर्म को ही दूर करना था, इसलिए बड़ी ही नजाकत से उसने अपने पलके उठाकर जश्न की तरफ देखा। वो कुछ कहती उससे पहले ही जश्न ने उसे बालों से पकड़ा और दीवार से लगा दिया, जिससे अति के होठों से हल्की सी आह निकल गई। अचानक उसके इस रवैये से अति कांप गई, लेकिन उसने जश्न को खुद से दूर नहीं किया। उसकी नज़रें जश्न की नज़रों से मिली, जो इस वक्त अंगारों की तरह दहक रही थी। तुम्हें पता भी है ये 15 मिनट की साग में जला हूँ मैं। इसका अंदाज़ा भी है तुम्हें कि तुम्हें कुछ हो जाने का सुनकर ही मेरी जान निकल रही थी। तुम्हें खो देने का डर मुझे किस हद तक तड़पा रहा था? जश्न ने सवाल किया, लेकिन अति चुप ही रही। उसकी खामोशी जश्न को और भी ज़्यादा गुस्सा दिला रही थी। उसकी बेबी डॉल नादान है, वो जानता था, लेकिन आज उसकी नादानी उसकी जान पर भारी पड़ रही थी। वही जानता है ये 15 मिनट उसने किस तरह बिताए थे। जो जश्न कभी नहीं रोया, वो इन पूरे 15 मिनट में अपने आंखों में आंसू भर कर ड्राइव करते हुए घर आया था और अब भी उसके आंसू सूखे नहीं थे। वो आंसू अब नमी बनकर आंखों के कोरों पर ठहर गए थे। उसने जोर से अपना हाथ दीवार पर मारा और फिर पलट गया। पलटते ही उसकी नज़रें कमरे पर गई तो उसने अपनी आंखें मूंद ली। आज उसकी मोहब्बत ने उनका कमरा बेहद इश्क से सजाया था। पूरा कमरा उसकी और जश्न की तस्वीरों से भरा हुआ था। साइड टेबल पर जल रही सुगंधित मोमबत्तियाँ, जिनके आसपास गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ बिखरी हुई थी, बिस्तर को गुलाब के फूलों से सजाया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ टेबल पर एक केक भी रखा हुआ था और नीचे ज़मीन पर हार्ट से बैलून बिखरे हुए थे। अति की आंखों में भी नमी भर गई थी। वो धीमे धीमे कदमों से बढ़ी और पीछे से जश्न के सीने पर अपनी बाहें लपेटते हुए बोली, आपके लिए तड़प से भरे ये 15 मिनट मुश्किल हो गए। मैं तो 3 महीने से आपके लिए तड़प रही हूँ। क्या मेरी तड़प कुछ भी नहीं? मुझे खो देने का डर आपकी जान ले रहा है, तो आपको पाने की चाहत मेरी भी तो जान ले रही है। मुझसे दूर होने का डर आपको सता रहा है, तो अपने करीब रख कर भी आप मुझसे जो दूरियां बनाते हैं वो दूरियां मुझे भी तो सताती है। उसकी बातें सुनकर जश्न का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। अति ने उसकी मोहब्बत की तुलना किस चीज़ से की, ये बात उसको और भी ज़्यादा चिढ़ा गई। वो गुस्से से दांत पीसते हुए उसकी तरफ पलटा और फिर से उसे पीछे से बालों से पकड़कर अपने करीब करते हुए बोला, तुम मेरे प्यार को उस चीज़ से तौल रही हो? क्या वो चीज़ इतनी ज़रूरी है जितनी मेरे लिए तुम?
तुम्हें खो देने के डर से मुझे सांसें नहीं आ रही थी और तुम कह रही हो कि ये डर तुम्हारी उस चाहत के बराबर है। क्या वो चीज़ इतनी ज़रूरी है कि उसके बिना तुम मर, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं तो यकीनन जिंदा नहीं रह पाता। कहते हुए उसने अति को छोड़ दिया और खुद भी एक कदम पीछे हो गया। अति आज पहली बार जश्न का गुस्सा देख रही थी। उसने जश्न को गुस्सा होते तो बहुत बार देखा था, लेकिन आज पहली बार जश्न उस पर गुस्सा हो रहा था और वजह भी वो खुद थी। उसकी आंखों में बनी नमी अब आंसू बनकर बह गई तो उसके आंसुओं को देखकर जश्न एकदम से पिघल गया। उसे अति के इस मजाक से इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी जिन हालातों ने उसे घेर रखा था उन सब में ये मजाक उसकी जान निकाल गया। ये जानते हुए भी कि इस वक्त वो ना जाने कितने ही दुश्मनों से घिरा है और हर एक की नज़र में अति ही उसकी कमज़ोरी है, ये सच उसे डरने पर मजबूर कर रहा था। अति अब कुछ कह ही नहीं पाई। वो चुपचाप अपनी पलकें छुपाए खड़ी रही, लेकिन हैरानी से वो पलकें तब ऊपर उठी जब जश्न ने अपने आगे की बात कही। अपने कपड़े और बाकी सामान पैक करो जल्द ही, तुम यहाँ से दूर जा रही हो और ये मेरा फैसला है, इसे मजाक बिल्कुल मत समझना। जश्न की बात खत्म होते ही अति का चेहरा एकदम सख्त हो चुका था। वो गुस्से से बोली, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे खुद से दूर भेज रहा हूँ, खुद से दूर नहीं कर रहा है और तुम्हारे लिए यही सही है। जितना मेरे पास रहोगी उतना ही तुम्हारे दिमाग में ये बेकार सा फितूर बढ़ता रहेगा। तुम बच्ची हो लेकिन मैं नहीं, अच्छे से समझता हूँ कि कब क्या चीज़ होनी चाहिए। उसका जवाब सुनकर अति की आंखें जो लगभग सूख चुकी थी और जिनमें गुस्सा भर चुका था फिर से नम हो गई और वो रोते हुए बोली, ठीक है, आपको वो सब सही नहीं लगता तो ठीक है, मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, लेकिन मुझे यूँ खुद से दूर जाने को मत कहिए। मैं कहीं नहीं जाऊँगी, यहीं रहूँगी आपके पास। मैं फैसला ले चुका हूँ और अब मेरा फैसला तो मैं खुद भी नहीं बदलूँगा। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए कहानी के साथ बने रहिए। अगर कल का पार्ट आप लोग 12 बजे तक देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स को अपने प्यारे प्यारे कमेंट से भर दीजिएगा। अगर आप लोगों के कमेंट अच्छे और ज़्यादा आएँ तो मैं कल का पार्ट 12 बजे तक ले आऊँगी। उम्मीद करती हूँ मेरी YouTube फैमिली निराश नहीं होगी और अगला पार्ट देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगी। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।